हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी कृतिका पाठ्य पुस्तिका का दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, साना साना हाथ जोड़ी। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर को पढ़ा। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक यात्रा वृतांत है। यहाँ पर मधु कांकरिया ये एक यात्रा कर रही हैं और पहाड़ सिक्किम की तरफ ये जा रही हैं। उस यात्रा का यहाँ पर ये वर्णन कर रही हैं, किस प्रकार से जो है वो यात्रा में जाती हैं और पहाड़ की एरिया में उनका जो वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो सौंदर्य है, उसको देखकर उनके मन में जो खुशियां, वो सारी बातें वो इस गद्य खंड में, इस पाठ में लिखती हैं। तो इस चैप्टर को हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे। ठीक है, तो चलिए यहीं से आप आगे करेंगे आज की क्लास में। तो देखिए, यहाँ पर कहते हैं, दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं कंतिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांवों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नूपुर अचानक टूट जाते हैं। मैंने देखा तो अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, और कईयों की पीठ पर बधी ढोको बड़ी टोकरी में उसके बच्चे भी जो है बधे हुए थे। कुछ कुदाल की भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। तो देखिए, आगे जाते हैं, जब लेखिका आगे जाती हैं तो वो क्या कहती हैं कि इतना सुंदर दृश्य के बाद वो जो है, जिस दृश्य को देखकर मंत्र मुग्ध हो रही थी, उसको देख करके थोड़ी ही दूर जब वो निकली तो उनको अचानक उनके पांव में ब्रेक सी लगी। क्यों? जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना, यानी कि नाच करने वाली किसी नृत्यांगना के नूपुर अचानक टूट गए हों। जैसे मैंने देखा कि एक अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें, उनको जो है, उन पहाड़ी औरतों को देख करके अब क्या कर रही थी वो पहाड़ी औरतें, उनके गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़ी थे। कईयों की पीठ पर बधी ढोके बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी थे, और कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी, यानी कि वो वहां पर एक कठिन परिश्रम कर रही थी। आगे कहती हैं, इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत और दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, यानी कि एक तरफ इतना सुंदर जो है सौंदर्य, जो नजारा जिसको देखकर वो मंत्र मुग्ध हो रही थी, लेकिन आगे जो वो देख रही थी कि यहाँ पर ये जो औरतें हैं, ये जो हैं कितना कठिन परिश्रम कर रही थी। कहती है, इतने जो स्वर्गीय सौंदर्य में जो है, नदी, फूलों और वादियों और झरनों के बीच में क्या उनको दिखा? भूख, मौत और दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग। ठीक है, तो जिंदा रहने के लिए जो वो जंग कर रही थी, जो कठिन परिश्रम वो कर रही थी, उसे देख करके, और मातृत्व एवं श्रम साधना, साथ साथ वहीं पर खड़े BRO, बोर्ड रोड जो है ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से उन्होंने पूछा, यह क्या हो रहा है। अब उन्होंने किसी से पूछा, क्योंकि वहां पर बोर्ड के जो ऑर्गेनाइजेशन थे, मैनेजर थे, उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये औरतें ऐसा क्यों कर रही हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उसने जो है चुहलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ियां चौड़ा कर रही हैं। तो उनको देख करके कहीं ना कहीं लेखिका के मन में जो है एक जो है दुख का भाव प्रकट हुआ कि इतने सुंदर वातावरण के अंदर जो है ये लोग कैसे अपने जीवन का गुजारा करने के लिए कठिन परिश्रम कर रही हैं। तो उन्होंने पूछ डाला वहां के एक कर्मचारी, तो उन्होंने क्या बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से जो है टक्कर लेने जा रही हैं, यानी कि वहां देखने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने जो औरतें उनको दिखी, वो इनको क्या कर रही हैं, चौड़ा कर रही हैं। आगे बोलते हैं, बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। अब लेखिका ने क्या कहा कि ये जो कार्य कर रही हैं, ये बड़ा खतरनाक कार्य होगा। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी,
बड़ा दुसाध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। तो उसने भी जो है इस पर क्या कहा कि ये जो है बहुत ही कठिन कार्य है और पिछले महीने एक की जान भी चली गई इस रास्ते को चौड़ा करने में। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है और फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है, जिसको वो रॉडी के रूप में कूटा कर रही थी, वहां पर वो तोड़ रही थी। फिर बड़े बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। कहते हैं कि फिर उनको बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर जो है कटे रास्ते पर जो है बाड़े की तरह लगाया जाता है, और जरा सी अगर चूक हो गई तो सीधे पाताल, यानी कि वहां से इतनी ज्यादा गहराई होती है कि ऐसा प्रतीत होता जैसे सीधे पाताल में उसका प्रवेश हो गया हो। ठीक है, तो अब देखिए लेखिका क्या कह रही है। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर हु डिफाइंड डेथ टू बिल्ड दीज रूट्स। आप जो है ताजुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को जो है झुठलाया है। ठीक है, तो आगे कहते हैं, एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, यानी कि उनका जो सोचने का जो था वो किसी और जगह चली गई, मन पीछे घूम गया। ठीक है, और कहती है इस प्रकार एक बार जो है पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था, पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तास में बन बन जो है डोलती आदिवासी युवती। अब वो सोचने लगी किसके बारे में, जो वो कहाँ पर, पलामू और गुमला के जंगलों में। तो ये जो जगह है इनका नाम आप अंडरलाइन कीजिएगा और इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो उनका जो मानसिक चैनल बदला, उनका जो मन था वो किसी और के बारे में सोचने लगे, पीछे उनका मन घुमा। कि इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में उन्होंने देखा, क्या देखा, कि पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में बन बन डोलती आदिवासी युवती। ठीक है, उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े जो ठाटे, ठाटे यानी कि जो छाले होते हैं उसको कहा जाता है। ठीक है ना, ठीक है, तो वो पत्थर तोड़ती हुई जो औरतें थी, जो पहाड़िनें थी, जो वहां की पहाड़िनें, उनके हाथों में जो है कहीं वो जो कुदाल और उस उन हथियारों से जो है उनके हाथ पे छाले पड़े हुए थे। एक ही कहानी कह रहे थे, कि वही कहानी ये भी कह रहे हैं जिसके बारे में वो सोच रही हैं। आम जिंदगी की कहानी हर जगह एक सी है कि सारी मलाई एक तरफ। अब क्या सोच रही हैं कि आम जो जिंदगियां हैं वो जो है सभी जगह एक सी है, सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव और यातना और वंचना एक तरफ। यानी कि मलाई का मतलब सारी सुख सुविधाएं एक तरफ। जिन लोगों के पास जो है बहुत सारी सुविधाएं होती हैं वो सभी सुविधाओं से जो है क्या रहते हैं, परिपूर्ण रहते हैं, और जो अभाव से ग्रसित लोग रहते हैं उनके पास जो है सभी तरह की जो है अभाव उनके पास होते हैं, सारे आंसू, सारे अभाव और वंचना एक तरफ। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए। अब लेखिका कहती हैं कि ये बात ही कर रही थी और उनको देख करके उनके मन में जो भाव प्रकट हो रहा था कि किस प्रकार से कठिन परिश्रम कर रही है वहां की जो पहाड़िनें हैं, आदिवासी, उनके बारे में वो सोच रही थी। तो अब इनको, इनकी जो सहयात्री थी जो इनके साथ यात्रा करने गई थी, कौन, मणि और जितेंद्र, मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए थे। मुझे गमगीन देखा, यानी कि दुखी देखा। जितेंद्र कहने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है। तो उनके जो सहयात्री थे जितेंद्र, उन्होंने क्या कहा कि मैडम ये तो आम जिंदगी की जनता, आम जनता है, यानी कि हर आदमी जो है इसी प्रकार से जो है अभाव में है, जो हमारी आम जनता है। और जो संपन्न लोग हैं उनकी संपन्नता और बढ़ती जा रही है, जो गरीब लोग हैं जिनके पास अभाव है उनका अभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो यही बात जितेंद्र ने क्या कहा है कि मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगे,
ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पहाड़ों में है, शहरों में भी कई वंचित लोग आपको दिखेंगे जिनके पास घर का अभाव होगा, दो रोटी की अभाव दिखेगा। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। तो उनके सहयात्री ने क्या कहा कि अब आप इन पर ध्यान मत दीजिए, ये तो हमारे देश की आम जनता है, ये आपको कहीं भी मिल जाएंगी। आप इन पहाड़ों को देखिए जिनको देखने के लिए आपने ये पैसे खर्च किए हैं, यात्रा पर आप आई हैं। आगे कहती हैं, ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का के प्रति जो है संतुलन भी है, ये बेस्ट एक्ट रिपेयरिंग है। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक जो है वापस देते हैं। जो श्रमिक होते हैं वो जो है, देखिए हमारे देश में सबसे कम जो सैलरी है वो किसी श्रमिक की है, और अब देखिए कितना श्रम करते हैं वो, सबसे ज्यादा वो श्रम करते हैं, लेकिन सबसे कम जो है उनकी क्या होती है, दैनिक जो उनको भत्ता मिलता है, जो उनका कमाई होती है वो सबसे कम मिलता है। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। तो देखिए जो पहाड़ों में जो रास्ते हैं उन पर जो है वो अपनी जान की बाजी लगा करके जो है वहाँ श्रम कर रहे हैं, वहाँ पर कठिन परिश्रम कर रहे हैं। तो देखिए वो समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा समाज उनके बारे में नहीं सोचता है, उनकी जो है श्रम को नहीं देखता है कि कितनी कठिनाइयों में वो लोग वहाँ रह रहे हैं, जी रहे हैं। हम जो है उनको बहुत कम श्रम देते हैं। जो आगे कहा है, मन ही मन सोचा मैंने, हम वापस जीव की ओर मुड़ने लगे। अब जो है लेखिका ये चीजें सोच रही है कि इन लोगों को कितना कम पैसा दिया जाता है इनके कठिन परिश्रम के लिए। अब ये मन में सोच रही हैं और फिर जो है वो अपनी जीव की तरफ मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा कि वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी कि जीवन लहरा उठा था और वहां सारा खंडहर ताजमहल सा बन गया था। अब जब वो वापस अपनी जो है उनके मन में जो है दुख जो है उत्पन्न हो रहा था उन लोगों को देख करके कि देखिए इनकी कैसी दयनीय स्थिति है, इतना परिश्रम करने के बाद भी इनको कम जो है श्रम दिया जाता है, कम इनकी जो दिन की जो दिहाड़ी होती है वो मजदूरी जो है बहुत कम होती है। अब इस दुख को लेकर वो अपने सहयात्रियों के साथ जैसे ही वापस आ रही थी लेखिका, तो कहती हैं कि वो जो श्रम सुंदरियां हैं, जो औरतें हैं वहां जो काम कर रही थी, किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी, यानी कि वो आपस में ही किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी कि जीवन लहरा उठा और वहां सारा खंडहर ताजमहल बन गया। यानी कि वहां का जो माहौल है वो जो है कैसा बन गया, जैसे कि ताजमहल बन गया। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। अब कहने का मतलब लेखिका का ये है कि इतना श्रम करने के बाद भी वे लोग जो हैं कितनी अच्छी जो है जीवन अपना हंसी खुशी से जो है उसको व्यतीत कर रहे हैं। अब कहती हैं कि हम लोग लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे क्योंकि वो जो है वहां यात्रा करने गए थे। जितेन बता रहा था, अब हम मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने अब आगे क्या देखा कि 7-8 पहाड़ी जो बच्चे हैं वो स्कूल से क्या कर रहे थे, लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया कि हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी जो ऊंचाई है चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। अब उनके सहयात्री ने उनको ये बताया, जो ये बच्चे हैं ये स्कूल से वापस लौट रहे हैं और हर दिन इनको 3 या 3.5 किलोमीटर की जो ऊंचाई है उसको जो है तय करना पड़ता है और तब जा करके वे अपने स्कूल पहुंचते हैं। तो पहाड़ियों का जो जीवन है वो सब यहाँ पर इस यात्रा में जो है लेखिका हमें बता रही हैं। अब जितेंद्र उनको बताते हैं कि क्योंकि उनको तो पहाड़ियों का जीवन का पता ही नहीं है, किस प्रकार से उनका जीवन व्यतीत होता है, तो जितेंद्र उनको क्या बता रहे हैं और लिफ्ट मांगते हैं बच्चे, क्योंकि इतनी दूर उनको जाना पड़ता है। हर पहाड़ी में 3-3.5 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं ये हर दिन जो है 3-3.5 किलोमीटर तय करते हैं इस पहाड़ी पर स्कूल जाने के लिए और साथ में वापस आने पर भी इतना ही ये चढ़ते हैं। ठीक है, क्या स्कूली बस नहीं है? अब लेखिका ने क्या पूछा कि क्या स्कूली बस नहीं है? मणि के पूछने पर जितेंद्र हंस पड़ा,
फल। अब यहाँ पर उनके सहयात्री ने पूछा उनको कि मणि के पूछने पर जितेंद्र हंस पड़ा। ठीक है, अब देखिएगा, नहीं बल्कि उन्हीं के सहयात्री मणि ने पूछा कि क्या स्कूली बस नहीं है? मैडम, यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। ठीक है, मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा, बर्फीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है और नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं। अब इनको ये बताते हैं कि यहाँ पर जो है ये कोई मैदानी इलाका नहीं है, जो यहाँ पर जो है, तो बताते हैं कि ये जो है कोई बर्फीला इलाका नहीं है, बढ़े हुए पेट वाला। ठीक है, बर्फीला का मतलब बर्फीला, यहाँ पर आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा, यानी कि ये जो है आसानी से चढ़ जाते हैं। इनका जीवन ऐसा है कि ये जो है उस वहाँ के जो श्रम है उसको आसानी से कर लेते हैं। यहाँ जीवन कठोर है और नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं। और आपने देखा होगा पहाड़ों में दूर दूर से लोग चल करके एक ही स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इसमें अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी जो है माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं और जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए हैं। अब इनको ये बता रहे हैं, ठीक है, कौन? जितेन बता रहे हैं कि जो पहाड़ी जीवन है वो इतना सरल नहीं है। यहाँ पर के जो जीवन है, लोग जो है बहुत कठोर परिश्रम करते हैं। यहाँ दूर दूर तक के इलाकों में एक ही स्कूल होता है। और देखिए, ये स्कूल ही नहीं जाते हैं बल्कि अधिकांश बच्चे शाम को जो है माँओं के साथ, अपनी माताओं के साथ मवेशियों को चराने भी जाते हैं, पानी भरते हैं और जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए हैं। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था क्योंकि वे ऊंचाई पर यात्रा करने जा रहे थे। आगे कहते हैं, रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। रास्ते जितने ऊपर वो चढ़ाई पर चढ़ रहे थे, उनके रास्ते भी अब छोटे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया हो, क्योंकि अब रास्ता इतना संकरा हो गया था। तो उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे रास्तों को इतना इंच टेप से कि एक जीप निकल जाए, इतना ही उसको चौड़ा बनाया गया हो। ठीक है, जरा भी संतुलन बिगड़े तो इंच भर भी जीव इधर उधर जो है खिसके तो हम सीधे घाटियों में। आपने देखा होगा पहाड़ियों में कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो यही कारण है क्योंकि पहाड़ियों में जो रास्ते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, संकरे होते हैं, वो चौड़े नहीं होते हैं। अब जरा सा भी जीप या गाड़ी की संतुलन बिगड़ गया तो सीधे वो खाई में गिर जाती है, घाटी के में जो है गिर जाती है, और इससे कई लोगों की मौत भी हो जाती है। तो यही यहाँ पर, क्योंकि लेखिका भी जो है पहाड़ी इलाकों में जा रही हैं और जितनी दूर वो जा रही है, जितनी ऊंचाई पर चढ़ती जा रही हैं, अब रास्ते भी संकरे होते जा रहे हैं। ठीक है, हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही हैं। अब रास्तों में जो है, पहाड़ी रास्तों में आप जाएंगे तो आपको हर जगह यही लिखा रहेगा कि आगे तीव्र मोड़ है, आप गति जो है कि आपको क्या करनी है, तीव्र गति से गाड़ी ना चलाएं। इस प्रकार की सावधानियां हर बोर्ड पर आपको दिखेंगी, हर किलोमीटर के अंतर्गत। ठीक है, तो सामने ही लिखा था धीरे चलाएं। ठीक है, आपने कई बार पहाड़ों में देखा होगा, ये जो है कई आपको हर किलोमीटर के दायरे में आपको ये दिखेगा, धीरे चलाएं। घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, बी केयर मैन एंटर अराउंड। पर हमें जो है नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे। अब इनको क्या दिखे, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले और ढेर सारे याक। आगे जब जाते हैं तो उनको क्या दिखते हैं, काले याक दिखते हैं। ठीक है, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। ठीक है, सूरज ढलने लगा। अब शाम का समय होने लग गया, सूरज ढलने लग गया था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। ठीक है,
अब आगे जो है जब लेखिका और आगे जो है वो चलती हैं, आगे वो जाते हैं, तो क्या कह रही हैं कि सूरज अब ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे और ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था, क्योंकि पहले भी धुंध लग चुकी थी। तो अब देखिए सूरज जब शाम का समय आता है तो जो पहाड़ी औरतें होती हैं वो गायों के साथ जाती हैं और जब शाम को जो है वो गायों को चराकर वापस लौटती हैं। तो वही यहाँ पर लेखिका देखती हैं, क्या देखती हैं कि कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। अब जब वो गायों के साथ से जंगल से वापिस आती हैं तो अब वो खाली नहीं आती हैं, बल्कि अपने साथ लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर जो है गट्ठर भी थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिर गया था और अब आसमान फिर से धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। ठीक है, अब संध्या जो है क्या हो रही थी, रात होने वाली थी और जीव अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। अब आगे उनको एक और दृश्य दिखता है लेखिका को। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां जो है बोकू पहने सिक्किम जो है परिधान चाय की पत्तियां जो है क्या कर रही थी, तोड़ रही थी। आपको पता है चाय कि जो वो होती है तो उस पीठ पर जो है वो युवतियां बोकू पहने वो क्या कर रही थी, चाय की पत्तियों को तोड़ रही थी। नदी की तरफ उफान लेती उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच जो है चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर जो है इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था। अब लेखिका क्या कहती हैं कि अब जब वो थोड़ी सी आगे बढ़ी, जब शाम ढलने लग गई थी, रात होने को थी, तो आगे उनको क्या दिखता है, उनको सिक्किम में क्या दिखता है, वहां की जो युवतियां हैं, वहां की जो औरतें हैं, वो बोकू पहनकर क्या कर रही थी, चाय की पत्तियों को तोड़ रही थी। नदी की तरफ जो है उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहना था और सघन हरियाली के बीच जो है जो वो चटक लाल रंग था वो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे इंद्रधनुष वहां पर दिख रहा हो। मंत्र मुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी, इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य। तो वो जो है उसको देख करके लेखिका उसे देखकर मंत्र मुग्ध हो गई थी और चीख उठी, इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। तो वहां का नजारा देख करके जो है वो बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत सुंदर नजारा वहां पर दिख रहा था। ठीक है, अब आगे लेखिका जब यूमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर जो है लायुंग में पड़ाव लेना पड़ा। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत सो रही थी। अब जो है वो रात को कहां पर उन्होंने पड़ाव लिया, लायुंग में। ठीक है, उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तिस्ता में मिल रहा था। ठीक है, और मंधिम मंधिम हवा बह रही थी, यानी कि धीरे धीरे जो है वहां हवा भी चल रही थी। ठीक है, हवा बह रही थी और पेड़ पौधे झूम रहे थे। आगे बताती है लेखिका, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था और बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी धुंधु घुंघरा
घुंघरुओं की जो है रुनझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बौद्धिक सत्व सत्व जैसी भीतर उगने लगा। वही बोधिसत्व यहाँ पर बौद्ध, देखिए बौद्ध धर्म में जो है शांति यानी कि बहुत सुकून जो है ऐसा उनको प्रतीत होने लग गया। वही सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर जो है अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। अब देखिए वो जो है साक्षात हिमालय पहुंच चुकी थी, तो क्या कहती हैं कि हिमालय अब मेरे लिए एक कविता नहीं थी बल्कि साक्षात जो है वो हिमालय का वहां दर्शन कर रही थी। अब आगे क्या कहती हैं, अंधेरा होने से पहले ही किसी प्रकार, अब अंधेरा होने को था तो अंधेरा होने से पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली जो होता है अपने हाथ को इस प्रकार से वो करना, अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लग गया, यानी कि उनको अतीत पुरानी यादें जो है उनको आने लग गई। स्मृति में पौधा हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प लिया जाता है। अब वो जो है सोचने लग गई स्मृति, यानी कि अब वो पुरानी यादों में खो गई कि हमारे वहाँ जो है इस प्रकार से संकल्प लिया जाता है। क्या संकल्प करूं? अब सोच रही हैं कि अब मैं यहाँ पर अपनी अंजुली में जो मैंने पानी लिया है इसको लेकर के मैं क्या संकल्प करूं, पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। अब उनके अंदर जो है संकल्प की नहीं थी बल्कि एक प्रार्थना थी, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा जो है हलाहल जिसको बोलते हैं विष, सारी जो है तामसिकताएं बह जाए। अब क्या उन्होंने वहां पर प्रार्थना की कि हमारे अंदर का, हमारे भीतर का सारा हलाहल यानी कि सारा विष और जो तामसिकताएं हैं वो बह जाएं इस पानी के साथ। इसी बहती धारा में यानी कि जो पानी बह रहा है तिस्ता नदी का, उन्होंने प्रार्थना की लेखिका ने कि मेरे अंदर की जितनी भी हलाहल विष है किसी के भी प्रति और तामसिकताएं हैं वो सारी बह जाएं इस बहती हुई नदी में, इस बहती हुई धारा में। आगे लेखिका कहती हैं, रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था, यानी कि अब रात हो चुकी थी। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी जो है सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लग गए। अब यहाँ पर जो है वे मस्ती करने लग गए, मौज करने लग गए। ठीक है, मेरे 50 वर्षीय सहेली मणि ने, अब उनकी सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया। उनकी जो सहेली मणि थी, कहती हैं थी तो वो 50 साल की, लेकिन उन्होंने कुम्हारी लड़कियों को भी मात दे दी थी। ऐसा जानदार नृत्य उन्होंने किया था। हम सब अवाक यानी कि चुप हो गए थे, उसे ही देखते रह गए, क्योंकि इतना अच्छा नृत्य कर रही थी उनकी सहेली, कितना आनंद भरा था उसके भीतर। यानी कि जब वो नृत्य कर रही थी तो बड़े आनंद से वो नृत्य कर रही थी। ठीक है, कहाँ से आता था इतना आनंद? ठीक है, तो अब जो है लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तिस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, क्या था? पहाड़ी आलू और धान की खेती और दारू का व्यापार। वहां के लोगों का जो जीविका चलाने का जो साधन था वो क्या था? आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह में अकेली ही टहलने निकल गई। अब लेखिका कहती हैं कि जब सुबह हुई तो मैं अकेली ही टहलने निकल गई। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी
लेवल से जो है जहां पर वो थे उस लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। क्या बर्फ में बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं। अब यहाँ लेखिका गई थी यात्रा पर। अब कहती हैं कि पूरे ही रास्ते पर उनको बर्फ नहीं दिखी। फिर वो बर्फ देखना चाहती थी लेकिन अप्रैल के महीने में गई थी तो अब उनको यहाँ पर बर्फ नहीं दिखी। उनके लेवल से जो है लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर उनको बर्फ दिख रही थी। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नव युवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। अब वो घूम रही थी अकेली ही, तो अब वहां पर जो एक सिक्किमी नवयुवक था उन्होंने क्या बताया कि प्रदूषण के चलते जो है अब क्या हो गया है, स्नोफॉल बर्फ जो है अब कम गिर रही है। पर यदि मैं जो है कटाऊ चली जाऊं तो मुझे वहां सर्तिया बर्फ मिल जाएगी। तो उन्होंने क्या बताया कि यदि वे कटाऊ चले जाएं, जिसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो उन्होंने क्या बताया कि यदि आप कटाऊ चली जाओ तो सर्तिया बर्फ, यानी कि वो शर्त से बताया कि आपको जरूर वहां पर बर्फ मिल जाएगी। कटाऊ यानी भारत का स्विट्जरलैंड। तो ये प्रश्न भी बन जाता है, ठीक है। तो कटाऊ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था। तो उस समय तक ये जो है टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था, इसलिए ये सुर्खियों में नहीं आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर सुर्खियों का मतलब चर्चा में, ही आप जानते ही हैं, ठीक है। और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था, यानी कि जैसा वो प्रकृति ने उसको बनाया था उसी में था। कटाऊ को लायुग में 50 फीट ऊंचाई पर था। तो लायुग से वो कहाँ था, लायुंग में से वो 500 फीट ऊंचाई पर था, यानी कि जहां पर वो अभी थे वहां से लगभग 500 फीट ऊंचाई पर अब उनको कटाऊ पहुंचने के लिए जाना होगा, ठीक है। और करीब 2 घंटे का वो सफर था। वह नव युवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लड़की के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा हुआ उसका महुआ गुडुप कर दिया था, ठीक है। अब गुडुप का मतलब निगल लिया था, यानी कि जो हम दोनों बात कर रहे थे, मैं उस नवयुवक से बात कर रही थी, लेखिका कहती हैं, और उसकी पत्नी जो है उनको निहार रही थी। कहती हैं तब तक उनके गाय ने क्या कर दिया था, थैले में रखा उनका जो है महुआ गुडुप कर दिया था, यानी कि खा लिया था। मीठी छिड़कियां देखकर उसने गाय को भगा दिया, ठीक है, यानी कि थोड़ी सी उसको मार करके उसको भगा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाऊ का रास्ता और खतरनाक था। अब उनका रास्ता जो है, अब आगे देखिए, यहाँ से वो जाते हैं कटाऊ की तरफ। कहती हैं कि वहां कटाऊ का जो रास्ता है वो और भी खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेंद्र लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। अंदाज का मतलब इतनी ज्यादा धुंध थी कि जितेंद्र जो उनका सह यात्री था वो जो है अंदाजे से गाड़ी चला रहा था, धुंध इतनी तेज थी। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादलमय हो रखा था। बादलों को चीर कर और निकलती हमारी जीभ। अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे बादलों को चीर कर हमारी जीभ जा रही हो। खतरनाक रास्तों के एहसास से हमें मौन कर दिया था और उस पर बारिश, क्योंकि अब वो डर भी रहे थे। एक चूक और सब खल्लास, कह रहे थे कि अगर एक चूक हुई गाड़ी चलाने में तो सब यहाँ से जाएंगे। सांसें रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर जो है संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांसें लेने की आवाजों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था, इतनी गहरी वहां धुंध लगी हुई थी। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर। क्या चेतावनी लिखी थी? इफ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड, ठीक है। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देरी भली, सावधानी से मौत टली। वहां पर हर जगह जो है ये चेतावनियां लिखी हुई थी, ठीक है। अब आगे की
जो पत्र है, जो आपका ये यात्रा वृतांत है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।